इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो रिलेटेड हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सभी तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि यह बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। हाँ, मैंने कोशिश की है कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ले सकूं जो एस्थेटिक भी हैं और इस समय करंट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, और यह आपको ये बताएंगे कि आप और कौन से क्वेश्चन इनसे पढ़ सकते हो जुड़े हुए। ठीक, और इसका जो डिटेल इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिए हैं, तो चलो हम उन सबको देखते हैं। इसके पहले एक मैंने कहा था कि अगर डीएलएड की वो पहली वीडियो जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में सभी के बारे में बताया, तो आप एक बार उनको अगर चाहो तो देख सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। हम सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया। देखो, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2019 का है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो देखो, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को, और ये बात है कि पहला है हमारे देश में, यह पहली बार बना है एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। अब हमारे देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, तो मिशन शक्ति नाम दिया गया है इसे। और मिशन शक्ति कर क्या सकता है, यह ऑप्शन नंबर सी, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या कर सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट के जितने भी उपग्रह हैं ना, जैसे कि अगर मान लो किसी दूसरे देश ने हमारी सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश की, कोई उपग्रह छोड़ दिया, तो हम उस उपग्रह को नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो जब कभी दो देशों से युद्ध होता है, तो अब जो युद्ध होंगे वे सैटेलाइट स्तर के होंगे। तो अगर किसी देश ने हमारे देश के लिए सैटेलाइट यूज किया कि हमारे देश में क्या सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सेंध लगाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, तो यह मिशन शक्ति उसे नष्ट कर देगा और हम आराम से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बचा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए हमने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो याद रखना मिशन शक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव चंद्रमा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर जीवन है, लेकिन वो जीवन किस रूप में है यह जानना भी जरूरी है। तो चंद्रमा पर टार्डिग्रेड्स और वाटर बियर नाम के एनिमल्स हैं, ये जीव हैं, ऐसे जीव जो कि समझो कि बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन यह वहां पर प्रजनन कर रहे हैं। यह समुद्र के जीव हैं और कहा जाता है कि ये जीव अमर होते हैं, कभी नहीं मरते। तो इन्होंने वहां पर प्रजनन शुरू कर दिया है चंद्रमा पर। तो ये कौन से जीव हैं, याद रख लो, टार्डिग्रेड्स और वाटर बियर। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए लगा मुझे क्योंकि 2 चंद्रयान मिशन जा चुके हैं, एक चंद्रयान और दूसरा चंद्रयान 2। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चंद्रयान मिशन जो गया था वो PSLV से गया था। ठीक, PSLV से चंद्रयान गया था, और चंद्रयान 2 जो गया वो GSLV मार्क 3 से गया। ठीक, तो इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि देखो GSLV बनने से पहले जो हमारा ये लॉन्च व्हीकल है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बनने से पहले PSLV ही था जो सभी को लेके जाता था। और वैसे भी अगर हम बात करें GSLV की, तो GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल है, लेकिन इसने भी चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। तो इसलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा GSLV और PSLV के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो देखो, यह है GSLV लॉन्चर। ठीक है, व्हीकल जो है, यहाँ से ये देख रहे हो, ये रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर होता है सैटेलाइट। तो ये GSLV है, और GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइजर्स। तो जियो सिंक्रोनाइजर्स की जब हम बात करते हैं, तो देखो जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक, और सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो भू स्थिर
जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का यूज होता है उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा, भू स्थिर उपग्रह का मतलब क्या है? भू स्थिर उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ घूर्णन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे स्थिर हैं। सिंक्रोनाइज मतलब स्थिर, तो ऐसे जो लगता है कि वो पृथ्वी के साथ स्थिर पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। जैसे कि हमारे जो भी काम होते हैं ना, इनसेट, संचार उपग्रह जितने भी हैं वे सभी जियो सिंक्रोनस होते हैं। ठीक, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संचार उपग्रह पोलर सैटेलाइट होते हैं या जियो सिंक्रोनस होते हैं, तो वह जियो सिंक्रोनस होता है। उसके बाद दूसरे उपग्रह जो होते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वे पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो जियो सिंक्रोनस है वे पृथ्वी के चारों ओर मतलब एक स्थान पर स्थिर रहता है, मतलब घूमता तो है लेकिन वो पृथ्वी की गति के अनुसार घूमता है, तो ऐसा लगता है कि वह स्थिर है। ठीक है, और GSLV और PSLV दोनों का ही जो विकास है उसे किया है इसरो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसरो के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष इस समय इसके अध्यक्ष हैं K. Sivan, और K. Sivan क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्रायोजेनिक इंजन का क्या काम है? इस GSLV को भेजने के लिए जो इंजन है, जो ईंधन यूज होता है, क्रायोजेनिक ईंधन और क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अच्छा, भारत का जो पहला उपग्रह था उसे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, भले 1969 में हमारा ये बन तो चुका था इसरो, इसका स्थापना इसकी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1975 में जो हमारा पहला उपग्रह लॉन्च हुआ आर्यभट्ट, उससे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट केंद्र हैं जहां से लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपण होता है, वह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह, और दूसरा है थुम्बा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला प्रक्षेपण केंद्र है। जो सबसे पहला प्रक्षेपण केंद्र था वो ये था, और यह हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में है। और आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में जहाँ है वहीं पर पुलिकट झील भी है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और दूसरा है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यह केरल में है। ठीक है, अच्छा, PSLV और GSLV के बारे में एक चीज जान लो कि PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है, इसने चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 और मार्स के बारे में तो जानती हो ना मॉम। और उसके बाद अगर बात करें भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की, तो यह क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन लगा हुआ है इसमें। जो मैंने कहा ना कि क्रायोजेनिक ईंधन, तो भारत में क्रायोजेनिक ईंधन का जो विकास है उसे K. Sivan ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इसके पहले यह क्रायोजेनिक ईंधन हमें रूस से लेना पड़ता था। संचार उपग्रह जो होते हैं, जैसे हमारा इनसेट जो है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट, इसे लॉन्च करने का काम किया है GSLV ने। और यह इनसेट क्या है? भू स्थिर उपग्रह है। और भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं? जैसे हमारी जो भूमध्य रेखा है ना, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, जो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा जो बीच से गई हुई है, इसी रेखा के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के साथ, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, और इसीलिए हमेशा एक जगह पर स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, और पोलर सैटेलाइट की जो बात करें तो ये यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। देख लो, जो हमारे पृथ्वी का जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, देखते हैं
अगला क्वेश्चन है 2020 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया। तो देखो ये साइंस का क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है, तीनों में ही पूछा जा सकता है। तो मैंने इसे साइंस में ऐसा ले लिया है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी है, तो इसलिए मैंने इसमें लिया। 2020 में रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसके लिए इमेज देख लो। ये इमेज देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये डीएनए, ठीक, डीएनए हेलिक्स है ना ये, और इसमें एक नया हेलिक्स जोड़ा जा रहा है, एक नया पार्ट जोड़ा जा रहा है। तो ये जो नया पार्ट जोड़ा जा रहा है ये किसी दूसरे जीव का है, और यही बताया जा रहा है कि इसमें जीनोम में कुछ हम चेंज कर रहे हैं। एडिट करना का क्या मतलब होता है? उसमें कुछ चेंज करना। तो जीनोम में जब कुछ चेंज होता है, जीनोम किससे बना है? जीन से। जीन किससे बना है? डीएनए। तो जब डीएनए में हम कुछ चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं जीनोम एडिटिंग, ठीक। तो 2020 में रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला वह इसीलिए मिला कि जीनोम एडिटिंग का विकास हुआ है, ठीक। अच्छा, जीनोम एडिटिंग हम कर सकते हैं, किस लिए करते हैं? जब भी मान लो कोई नई चीज हमें जोड़नी हो, किसी भी जीव के अंदर कुछ नया पार्ट हमें जोड़ना हो, कोई दूसरा पार्ट जोड़ना हो जो ज्यादा विकसित हो, तो हम उसके ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, ठीक। अब देख लो नोबेल प्राइज जो हमारे इम्पोर्टेंट हमारे पूछे जाएंगे इसमें वो होंगे भौतिक, रसायन और मेडिसिन से रिलेटेड। तो भौतिकी में जो 3 लोगों को मिला है, एंड्रिया एम गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेजल, ठीक है। अब इन 3 लोगों को भौतिकी में जो मिला है नोबेल प्राइज, उसकी वजह भी जान लो। तो एंड्रिया एम गेज और रेनहार्ड गेंजल को ब्लैक होल के ऊपर काम करने के लिए मिला है। ब्लैक होल के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी जो नई जानकारी दी उसके लिए उनको मिला है। तो गेज एंड गेंजल एक जैसे वर्ड हैं, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो आप इसको समझ सकते हो, दोनों को एक काम के लिए मिलेगा, गेज एंड गेंजल, ठीक है। गेज गेंजल ब्लैक होल, ऐसे याद कर लो। और रोगर पेनरोज को रिलेटिविटी के लिए समझ लो, रोगर पेनरोज, रोज रिलेटिव, रोज किसी रिलेटिव को ही रोज देंगे ना, दुश्मन को तो रोज देंगे नहीं, तो रोज को रिलेटिविटी से कनेक्ट कर लो। रोगर पेनरोज को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ जो आइंस्टीन की थ्योरी थी ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, उस पर काम करने के लिए इनको, यह अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करने के लिए रोगर पेनरोज को दिया गया है यह पुरस्कार, ठीक है। और इन दोनों लोगों को, गेज और गेंजल को ब्लैक होल पर काम करने के लिए दिया गया है। तो आई होप आप इसको समझ लो कि ब्लैक होल क्या है, हमारे लिए एकदम रहस्य जैसा है, तो उसको इन्होंने सुलझाया है गेज और गेंजल ने। और गेज क्या होता है? भौतिक विज्ञान का एक मशीन है ना जिसका यूज करते हैं। तो गेज गेंजल ब्लैक होल, और रोज मतलब रिलेटिव, किसी रिलेटिव को हम रोज देते हैं, तो पेनरोज रिलेटिव को, ठीक है। अब दूसरा रसायन शास्त्र में 2 लोगों को मिला है, जेनिफर डॉडना और इमैनुअल चारपेंटियर को, ठीक है। और इन दोनों को किस लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग के लिए, ठीक। अब देखो पेंट करना मतलब क्या होता है? कुछ हमें क्लियर करना होता है तो हम पेंट कर देते हैं, और पेंट क्या होता है? रसायन होता है ना, केमिकल ही होता है पेंट। तो चारपेंटियर को जीनोम एडिटिंग के लिए, और डोडना इनको जेनिफर चारपेंटियर, इनको याद कर लो, ये जीनोम एडिटिंग के लिए। उसके बाद तीसरा होता है मेडिसिन में मिला है हार्वे जे एल्टर को, माइकल हॉगटन को और चार्ल्स एम राइस को। और किस लिए मिला है? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। और यह वायरस कहाँ होता है भाई? यह ब्लड में, यह हमारे ब्लड में इन्फेक्ट करता है ये वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इनको याद कर लो, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉगटन और चार्ल्स एम राइस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं। 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जेनिफर डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर को। 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिल रहा है? तो एंड्रिया गेज गेंजल, ऐसे याद करो, गेज गेंजल रोज, ठीक, गेज गेंजल रोज। और गेज और गेंजल को किस लिए मिला है? ब्लैक होल के लिए, और रोज को रिलेटिव के लिए, मतलब रिलेटिविटी के लिए। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है?
अल्टर राइस हैक्टन, ऐसे याद कर लो, अल्टर राइस हैक्टन को मिला है। और किस लिए मिला है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन, 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को क्यों दिया गया है? तो ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं याद होगा, तो बोलो इसको। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ आप भी बोलो। जब बोलोगे ना तो ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जो इनके नाम होते हैं, जो थोड़े से ऐसे साउंड करते हैं, तो जब आप बोलते हो ना तो वो माइंड में अच्छा साउंड करता है, फिर आपको याद हो जाता है इजिली। बिना बोले अगर सिर्फ चाहोगे कि लिख लें याद हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो इनको बोलो। फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हार्टन को क्यों मिला? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन ना जनरल साइंस में बनेगा, जो करंट अफेयर्स वाला है ना उस पार्ट में बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है। ठीक है। मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करती है? तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा किया जाता है। तो यहाँ याद करो, कैरोलिन इंस्टीट्यूट किसके लिए? मेडिसिन के लिए। किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सब जानते हैं, मैडम क्यूरी को। और 2 अलग अलग विषय में भी, जैसे कि 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन शास्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन, 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जेनिफर ए डॉर्डना और इमल्सल चारपेंटियर को क्यों दिया गया? तो जीनोम एडिटिंग की पद्धति को विकसित करने के लिए। ठीक, और बस इनको तो हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, यहाँ पर वैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या खोज की है उनके नाम दिए हुए हैं, तो बताओ। रोंटजन, एक्सरे, न्यूटन, गुरुत्व का नियम, फैराडे, गैसों का प्रसार और पास्चर, जीवाणुओं का अध्ययन। अब आप बताओ इसमें। तो देखो, रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। न्यूटन ने गुरुत्व का नियम, सब जानते हैं। लेकिन फैराडे ने क्या किया था? माइकल फैराडे ने गैसों का प्रसार नहीं, डायनामो की खोज की थी। और पास्चर ने जीवाणुओं का अध्ययन, लुईस पास्चर, जीवाणुओं का अध्ययन। लुईस पास्चर को तो सब जानते हो। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? तो कृत्रिम जीन का निर्माण एक भारतीय ने किया था और वे भारतीय हैं हरगोविंद खुराना। इसके साथ ही बाकी लोगों के भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो अलग नाम दिए हैं उनके बारे में जान लो। मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ साहा ने क्या किया था? साहा समीकरण दिया था, गणित का साहा समीकरण। डी रदरफोर्ड ने, जानते हो जो यह खोज हुई है ना, डी रदरफोर्ड ने जो नाइट्रोजन का आइसोलेशन है वह किया था डी रदरफोर्ड ने। यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखने वाली बात है, एक है डी रदरफोर्ड और एक है ई रदरफोर्ड और नेस्ट रदरफोर्ड। जो मोस्टली आप जो रदरफोर्ड को जानते हो वे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, ई रदरफोर्ड जो हैं इन्होंने फादर, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, ए है डी रदरफोर्ड और दूसरे हैं ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक, प्रोटॉन के बारे में जानते हो ना, प्रोटॉन की खोज ई रदरफोर्ड ने की थी। और डी रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। तो यहाँ से याद कर लो DNEP, ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर सिर्फ रदरफोर्ड होता, अगर सिर्फ रदरफोर्ड दिया होता तो मोस्टली जब सिर्फ रदरफोर्ड होता तो बात कर रहा होता है वह इनकी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की। लेकिन जब डी रदरफोर्ड यहाँ पे क्लियर है तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन आइसोलेशन जिन्होंने किया था उनकी बात कर रहे हैं। हरगोविंद खुराना, इन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ओपेरिन की भी बात कर लो भाई, ये ओपेरिन नहीं है, ओपेरिन है, OPERIN, ओपेरिन। तो कई जगह ओपेरिन भी होगा ये, और
ये हिंदी में जब टाइप होता है तो ऐसे हो जाता है। तो ओपरिन ने खोज की थी रासायनिक विधि से जीवों की उत्पत्ति, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था वो सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवों का विकास एक दिया था किसने, डार्विन ने। लेकिन उन लोगों ने सबने ये कहा कि जो भी जीव होते हैं वो अपने जैसे ही पेरेंट्स से उत्पत्ति उनकी होती है। तो ओपरिन ने ये कहा कि हाँ ये सच है। जब लुईस पास्चर ने कहा कि सभी जीव अपने जैसे ही पेरेंट्स से उत्पन्न होते हैं, तो ओपरिन ने ये कहा कि हाँ सभी जीव अपने जैसे ही पेरेंट्स से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो पहला जीव था उसका तो कोई पेरेंट नहीं होगा ना। तो जो पहला जीव था वह रासायनिक विधि से उत्पन्न हुआ था, समुद्र में उत्पन्न हुआ था, लेकिन रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो इनकी बुक भी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसमें इन्होंने दिया था, ये कहा कि हर जीव मतलब पहला जो जीव था, जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह रासायनिक विधि से हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हो जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो देखो एडवर्ड जेनर ने 1796 में 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज जान लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लो यहाँ पर डेनियल रदरफोर्ड नाइट्रोजन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और फादर ऑफ, देखो यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अलेक्जेंडर ओपरिन ने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दिए थे, ये रासायनिक विकास को इन्होंने कहा था। और अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और रोनाल्ड रॉस ने बताया था मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं ना, मच्छरों के काटने से जो मलेरिया के जो जीवाणु हैं वह मानव में चले आते हैं, तो अगर उनके अंदर हो तो ये ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है इसे बताया था रोनाल्ड रॉस ने। और लुईस पास्चर के बारे में तो सब जानते हैं, पास्चुराइजेशन इन्होंने ही बताया था। और पहला जो टीका था रेबीज और एंथ्रेक्स वैक्सीन का, एंथ्रेक्स और रेबीज का टीका इन्होंने ही विकसित किया था। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये देखो रासायनिक विकास है, रासायनिक विकास की जब हम बात करेंगे, जब भी रासायनिक विकास की बात करेंगे तो हमें क्या याद आएगा, ओपरिन ने, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो यहाँ पर दो नाम और भी दिए हैं जो आपको, तो एक नाम दिया है विलियम कॉक्सटन ने, तो इनको भी याद कर लो क्योंकि इनसे जुड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ वह जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था सबसे पहले, ठीक है, 1444 में। लेकिन इंग्लैंड में विलियम कॉक्सटन ने सबसे पहले विकास किया था प्रिंटिंग प्रेस का। मतलब जोहान गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसी प्रिंटिंग प्रेस का यूज इंग्लैंड में सबसे पहले विलियम कॉक्सटन ने किया था। तो ये नाम यहाँ पर थोड़ा सा जानने वाला था तो मैंने ले लिया है। उसके बाद अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण, तो आप बताओ इसके बारे में, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर देख लो, माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने मतलब इसका निर्माण किया था, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। एलसीडी इसको बनाया था हाफमैन ला रोचे ने। पोजिट्रॉन इसको देखा था कार्ल डी एंडरसन ने। और प्रेशर कुकर इसका निर्माण किया था डेनिस पैपिन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा दी थी एडमंड बेक्वेरेल ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्लेट विवर्तिका का मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है वो चट्टानों से बनी है ना, और चट्टानों की प्लेटों से भी बनी हुई है। चट्टान की पतली पतली प्लेटें हैं, उन्हीं प्लेटों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। यह बात किसने बताई थी, अल्फ्रेड वेगनर ने बताई थी, ठीक। और उसके बाद कोर्नोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोर्नोग्राफ का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है। तो देखो जो
सूर्य की का आभा मंडल है, ठीक है। कोर मतलब कोर्नो का मतलब ऐसा, ग्राफ का मतलब खींचना, चित्र बनाना, और कोर्नो का मतलब है कोरोना। और कोरोना कहाँ होता है? सूर्य का जो बाहरी भाग है, आभा मंडल, जहां से सूर्य चमकता हुआ हमें दिखाई देता है जिसकी वजह से, तो उसका चित्र खींचने के लिए यूज किया जाता है कोर्नोग्राफ का। कोर्नो मतलब कोरोना, कोरोना अभी जो बीमारी है वो वाले कोरोना नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं सूर्य के आभा मंडल की, ठीक। तो वह कोरोना का चित्र खींचने के लिए। अब ब्रायोलॉजी, ब्रायो का मतलब ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से जीव आते हैं मैंने आपको बताया था ना। तो ब्रायोलॉजी का में अध्ययन किया जाता है काई और हेपेटिक्स का, ठीक है। अगला है एंटमोलॉजी, किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एंटमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान, तो यह इंसेक्ट के अध्ययन से संबंधित है, ठीक। अगला है थैलेसोग्राफी, किससे संबंधित है? तो थैलेसो मतलब कि थैलस, और सबसे ज्यादा थैलस, थैलस का मतलब कि थैलोफाइटा, ऐसे समझ लो। थैलस मतलब थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। सबसे ज्यादा अगर थैलोफाइटा कहीं पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो थैलेसोग्राफी किससे संबंधित विज्ञान है? समुद्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? टोपोलॉजी शब्द का अर्थ देखो, किसी भी चीज का व्यवस्थित होना, संगठित होना। टोपोलॉजी गणित का शब्द है, तो किसी भी चीज का व्यवस्थित होना, संगठित होना, और उनके जुड़ने का जो ढंग होता है उसे कहते हैं टोपोलॉजी। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी क्वेश्चंस, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे लेकिन मैंने इनको एक साथ ऐसे रख लिया। और उसके बाद ये क्लास 6 की बुक है जिससे क्वेश्चन हो सकते हैं कि बन जाए, और इसमें जितने भी वैज्ञानिक हैं और उनका विज्ञान में क्या योगदान है उन सबको मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अगर आपने बुक से पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर बुक से आपने नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का अध्ययन किया था। क्रेस्कोग्राफ का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? जिससे हम पौधों की लंबाई को नापते हैं, ठीक। और साथ ही पौधों में जीवन होता है, यह किसने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने। सर सीवी रमन प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहें तो इसकी खोज इन्होंने की थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी का। एस रामानुजन संख्या सिद्धांत दिया था एस रामानुजन ने। और अगर रामानुजन की बात करें तो सबसे कम उम्र के हमारे सबसे बड़े गणितज्ञ थे, और इन्होंने जितने शोध, इनके अभी जितने इन्होंने फार्मूले दिए ना, उन पर अभी भी शोध कार्य चल रहा है। एस एन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स गार्ड पार्टिकल की खोज की थी। मेघनाथ साहा ने तापी आयनीकरण और साहा समीकरण दिया था। टी.आर. शेषाद्रि की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। टी.आर. शेषाद्रि का औषधि विज्ञान में किस प्रकार से औषधियां काम करती हैं और किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक चीजों से औषधियां बना सकते हैं, इस पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। उसके बाद अगले हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में सब जानते हैं कि परमाणु और कॉस्मिक विकिरण की इसने खोज की, इन्हीं के नाम पर है भाभा रिसर्च सेंटर, ठीक। अगले हैं विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो के जन्मदाता कह सकते हैं हम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रक्षेपण शास्त्र या मिसाइल प्रक्षेपण, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पृथ्वी नाग, ये सब मिसाइल इन्होंने बनाई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र। अच्छा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन लोगों ने मिलकर बहुत काम किया। प्रक्षेपण शास्त्र जो हमारा है, जैसे जो मिसाइल्स हैं उन पर इन्होंने, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने सबसे पहले काम किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आनुवांशिकी कोड की स्थापना, कृत्रिम जीन का निर्माण इन्होंने, जो आनुवांशिक कोड जो होते हैं ना, जो जीन के अंदर कोडिंग होती है, उन कोडिंग को हम किस तरह से हटा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इनकी खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर की बात करें तो खगोल विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। अगला है देखो जो विदेशी वैज्ञानिक हैं और उनका क्या योगदान है, तो एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, और इनका वैक्सीन कौन सा था? चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक।
1796 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और बिजली का जो बल्ब है उसकी खोज की थी। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। और आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। एलेसांड्रो वोल्टा ने विद्युत सेल की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी। विलियम रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है। और जॉन लॉक बेयार्ड ने टेलीविजन की और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो यह प्रभाव था ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो एक थ्योरी है, इसके लिए ही रोजर पेनरोज को भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला है 2020 में। तो आप अगर ऐसे कनेक्ट कर लेते हो कहाँ से कहाँ ही जा रहे हैं तो फिर आप बेहतर पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए